जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये आपका घटना चक्र की दोस्तों सेलेक्टर्स नोट की आपका दूसरी क्लास है आज। इसमें हम आपका ये भारतीय इतिहास का है, संपूर्ण भारतीय इतिहास इसमें दिया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो आधुनिक इतिहास का हम लोग 1857 की क्रांति देखेंगे, 1857 रिवोल्ट देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा इस एक वीडियो में हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा और पूरा डिटेल में हम लोग देखते हुए चलेंगे चीज़ों को, ठीक है। इसमें दोस्तों आपका इस बुक में तथ्यों के साथ साथ पूरा एनालिसिस भी किया हुआ है। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। आपका सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेगा। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी के लिए यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बराबर आपका एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपका बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका ये, फैक्ट के साथ पूरा एनालिसिस इसमें दिया हुआ। तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा दोस्तों में। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन के विरुद्ध असंतोष एवं विद्रोह का इतिहास उतना पुराना है जितना कंपनी का शासन, परंतु इस विद्रोह का पहला संगठित प्रयास 1857 ईस्वी के महान क्रांति के रूप में सामने आया, जिसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। याद रखिएगा, पहला स्वतंत्रता संग्राम है 1857 की क्रांति। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती उपनिवेशवादी नीतियों एवं शोषण के खिलाफ इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी, लोकप्रिय नाम जॉन कंपनी का इतिहास निरंतर साम्राज्य विस्तार और आर्थिक लाभ प्राप्त करने का इतिहास रहा है। 1857 के विद्रोह से पहले ब्रिटिश साम्राज्य का तीव्र गति के साथ विस्तार हुआ, किंतु यही विस्तार भारतवासियों के लिए विभिन्न प्रकार की आपत्तियों तथा असुविधाओं का जनक बना। प्रशासनिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक क्षेत्रों में अंग्रेजी नीतियों ने पुरानी प्रचलित व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य की इन नीतियों ने भारतवासियों के अंदर एक असंतोष को जन्म दिया, जिसके व्यापकता के परिणाम स्वरूप ही 1857 ईस्वी में भारत के विभिन्न वर्गों ने अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया। 1857 ईस्वी का विद्रोह लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में हुआ था, याद रखिएगा। 1857 से पूर्व के प्रमुख विद्रोह कुछ देख लेते हैं। सन्यासी विद्रोह, ये 1763 से 1800 ईस्वी का दौर था। ये वारेन हेस्टिंग्स अपने लंबे अभियान के बाद सन्यासी विद्रोह को दबाने में सफल हुआ। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी पुस्तक आनंद मठ में किया। 1896 ईस्वी में आर एम सयानी की अध्यक्षता में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार वंदे मातरम गीत गाया था, ठीक है। सन्यासी विद्रोह में भाग लेने वाले सन्यासी शंकराचार्य के अनुयायी थे। चुआर विद्रोह तथा हो विद्रोह, दिसंबर 1769 में अकाल तथा भूमि कर बढ़ा देने के फलस्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकटों के कारण आदिम जाति के चुआर लोगों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध हथियार उठा लिया। वेस्ट बंगाल डिस्ट्रिक्ट गैजेटर पुरुलिया 1985 पेज नंबर 95 में यह तथ्य स्पष्ट है। ढालभूम, पाटकुम, सिंहभूम में तथा बाराभूम, मानभूम के राजाओं ने मिलकर 1769 से 1770 ईस्वी में विद्रोह किया। यह क्षेत्र 18वीं शताब्दी तक उपद्रवग्रस्त रहा। मुंडा, हो एवं कोल विद्रोह 1820-21 ईस्वी तथा 1831-32 ईस्वी में छोटा नागपुर तथा सिंहभूम जिले में हो तथा मुंडा लोगों ने कंपनी के विरुद्ध विद्रोह किया। 1831-32 ईस्वी में कोलों ने उस समय विद्रोह किया जब उनकी भूमि सामूहिक अधिकार से छीनकर मुस्लिम कृषकों तथा सिखों को दे दी गई थी। यह विद्रोह रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू तथा मानभूम के पश्चिमी क्षेत्रों में फैला था। संथाल विद्रोह देखते हैं। राजमहल जिले के संथाल लोगों ने भूमि पर अधिकारियों के हाथों दुर्व्यवहार, पुलिस द्वारा दमन तथा जमींदारों और साहूकारों की वसूलियों के विरुद्ध 30 जून 1855 में विद्रोह किया। संथाल लोगों ने सीधों और कान्हों के नेतृत्व में कंपनी के शासन के अंत की घोषणा कर विद्रोह किया। कंपनी ने 1855 ईस्वी में एक संथाल परगना अधिनियम बनाकर विद्रोह को शांत किया। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में अहोम लोगों ने गोमधर कुंवर को अपना राजा घोषित किया तथा रंगपुर पर चढ़ाई की योजना बनाई। कंपनी ने शांतिमय नीति अपनाकर विद्रोह को शांत किया। खासी विद्रोह, कंपनी द्वारा जयंतिया तथा गारो पहाड़ियों पर अधिकार कर लेने से यहाँ के लोगों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह के नेता राजा तीरथ सिंह थे। भील विद्रोह, पश्चिमी भारत में कृषि संबंधी
कठिनाइयों तथा अन्य कारणों से 1818 से 31 ईस्वी के मध्य भीलों ने विद्रोह किया। डिंडीगुल तथा मालाबार के पोलीगर लोगों ने अंग्रेजी प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह किया। 1805 ईस्वी में त्रावणकोर के महाराजा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सहायक संधि हुई। 1808 से 9 ईस्वी में अंग्रेजी प्रशासन के घृष्टतापूर्ण व्यवहार के विरुद्ध त्रावणकोर के दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह किया। अंग्रेज़ों पर रायबरेली के सैयद अहमद 1786 से 1831 ईस्वी द्वारा चलाए गए वहाबी आंदोलन का भी प्रभाव पड़ा। 1849 ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिख राज्य को समाप्त कर दिया, जिससे अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध वहाबियों में रोष उत्पन्न हुआ। सैनिक विद्रोह 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध के समय हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ रही ब्रिटिश सेना के कुछ सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। यह प्रथम सैनिक विद्रोह था। इंपीरियल गेजेटियर ऑफ इंडिया एवं अन्य आधिकारिक स्रोतों के अनुसार हेक्टर मुनरो के विरुद्ध सैनिक विद्रोह भारत में प्रथम सैनिक विद्रोह था। कुछ विद्वान 1806 ईस्वी में वेल्लोर के सैनिक विद्रोह को प्रथम सैन्य विद्रोह की मान्यता देते हैं। 1806 ईस्वी में वेल्लोर के कुछ भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों द्वारा सामाजिक तथा धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप के कारण विद्रोह कर मैसूर के राजा का झंडा फहराया। 1824 ईस्वी में बर्मा युद्ध के लिए भेजी जाने वाली ब्रिटिश भारत की सेना की 47वीं पैदल सेना टुकड़ी के कुछ सिपाहियों ने उचित भत्ता तथा सुविधा न मिलने के कारण विद्रोह किया। 1844 ईस्वी में 34वीं NI के सैनिकों ने उचित भत्ते के अभाव में सिंध के सैन्य अभियान पर जाने से इनकार कर दिया। 1850 ईस्वी में पंजाब में स्थित गोविंदगढ़ की एक रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। 1852 ईस्वी में द्वितीय वर्मा युद्ध के समय बैरकपुर 38वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने समुद्र पार करने के आदेश के विरुद्ध विद्रोह किया। कर्नल JB मेलेसन ने अपनी पुस्तक द इंडियन म्यूटिनी ऑफ में आपका 1857 में इस विद्रोह का उल्लेख किया। इस विद्रोह के पीछे भी धार्मिक मान्यताएं थीं। भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पनप रहे इस असंतोष का पूर्वाभास शासक वर्ग को हो चुका था। इसलिए कैनिंग ने यह आशंका व्यक्त की थी कि हमें यह कदापि नहीं भूलना चाहिए कि भारत के इस शांत आकाश में एक छोटी सी बदली उत्पन्न हो सकती है, जिसका आकार पहले तो मनुष्य के हथेली से बड़ा नहीं होगा, किंतु जो उत्तरोत्तर विराट रूप धारण करके अंत में विस्फोट के द्वारा हमारी बर्बादी का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, विद्रोह जो था पहले से ही कई जगहों पर हो रहे थे, ये नहीं कि अचानक से 1857 का विद्रोह हुआ। तो देखते हैं विद्रोह के कारण। यहाँ पर 1857 ईस्वी के विद्रोह को जन्म देने के लिए विभिन्न कारण उत्तरदायी थे। पहला है राजनीतिक कारण, दूसरा सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, धार्मिक कारण तथा तात्कालिक कारण भी था कुछ। तो दोस्तों, चर्बी वाले कारतूस और सैनिकों का विद्रोह तो केवल एक चिंगारी थी, जिसने उन समस्त विस्फोटक पदार्थों में जो राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक और आर्थिक कारणों से एकत्र हुए थे आग लगा दी। अंत में इसने एक दावानल का रूप धारण कर लिया। राजनीतिक कारण यानी कि पॉलिटिकल कॉजेज में आपका अंग्रेजों की साम्राज्य विस्तार की नीति से भारतीय नरेशों को यह भय उत्पन्न हो गया कि अंग्रेज धीरे धीरे उन सभी के राज्यों को समाप्त कर देंगे। कुछ अंग्रेज पदाधिकारियों के विचार और नीतियों ने इस भय को और अधिक बढ़ा दिया था। चार्ल्स नेपियर ने कहा था कि यदि मैं 12 वर्ष के लिए भारत का सम्राट होता तो कोई भी भारतीय नरेश शेष नहीं रहता, निजाम का नाम भी सुनाई न देता और नेपाल हमारा होता। राजनीतिक कारणों ने वेलेजली की सहायक संधि एवं डलहौजी की व्यापक नीति ने विद्रोह को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सहायक संधि में शासक अपने व्यय पर अपने राज्य में ब्रिटिश सेना रखते थे, बदले में ब्रिटिश उन्हें आंतरिक स्वतंत्रता तथा आंतरिक व बाह्य खतरों से सहायता के लिए आश्वस्त करते थे। सहायक संधि करने वाले राज्यों में हैदराबाद 1798 ईस्वी तथा 1800 ईस्वी, मैसूर 1799 ईस्वी, तंजौर अक्टूबर 1799 ईस्वी, अवध नवंबर 1801 ईस्वी, पेशवा दिसंबर 1802 ईस्वी, बरार के भोसले 1803 ईस्वी तथा सिंघिया फरवरी 1804 ईस्वी थे। अन्य सहायक संधि करने वाले राज्यों में जोधपुर, जयपुर, मच्छरी, बूंदी तथा भरतपुर आदि थे। सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि को स्वीकार किया। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य हड़प सिद्धांत द्वारा भारतीय राज्यों का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया। इस सिद्धांत के अनुसार हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र गोद लेने के अधिकार को छीन लिया गया। डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत पंजाब, पीगू और सिक्किम का विजय द्वारा विलय किया गया।
सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी और नागपुर व्यक्तिगत के सिद्धांत के अंतर्गत विलय कर लिए गए थे। अवध राज्य को कुशासन का आरोप लगाकर विलय किया गया। तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधियां छीन ली गईं। डलहौजी ने मुगल बादशाह को अपमानित करने के लिए उन्हें नजर देना व सिक्कों पर मुगल बादशाह नाम खुदवाने आदि परंपराओं को समाप्त कर दिया। मुगल बादशाह भारतीय राज्य सत्ता का प्रतीक था, इसलिए अपने अपमान में जनता ने अपना अपमान समझा उसके अपमान में जनता ने अपना अपमान समझा और विद्रोह के लिए मजबूर हुई। अंग्रेजों की इस नीति के बारे में मालेसन ने कहा कि डलहौजी की नीति ने और अन्य ऊंचे पदाधिकारियों के कथनों और लेखों ने इस प्रकार अविश्वास का वातावरण उत्पन्न कर दिया था, जिससे भारतीयों को यह प्रतीत होने लगा कि अंग्रेज मेमने के रूप में भेड़िए की भूमिका निभा रहे हैं। अब प्रशासनिक कारण देखते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज क्या थे। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना से अनेक भारतीय नरेशों तथा राजवंशों का अंत हो गया। इसका प्रभाव केवल कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इन नरेशों पर आश्रित सामंतों, सैनिकों, शिल्पियों तथा अन्य वर्गों पर भी पड़ा। ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक कार्यप्रणाली अयोग्य और अपर्याप्त थी। प्रशासन में अंग्रेजों ने भेदभाव की नीति अपनाई, जिसके कारण कोई भी भारतीय सूबेदार से ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाता था। अंग्रेजों की इस नीति से भारतीयों में यह धारणा बन गई थी कि अंग्रेज उन्हें लकड़हारे अथवा कहार बनाना चाहते हैं। कॉर्नवालिस ने भारतवासियों को उच्च पदों से वंचित करके उनके प्रति अविश्वास की मनोवृत्ति को बढ़ावा दिया। यद्यपि कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट में जाति अथवा रंग के आधार पर भेद की नीति को समाप्त करने की घोषणा की गई, किंतु यह घोषणा दिखावा मात्र ही रह गई। भारतीय राज्यों पर विलय प्राप्त कर स्थानीय किसानों पर अत्यधिक करों का बोझ लाद दिया गया। अस्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था और फिर महलवाड़ी व्यवस्था द्वारा सीमांत और लघु किसानों का जबरदस्त शोषण हुआ और ये निर्धनता के कुचक्र में फंस गए। बेंटिक ने कर विमुक्त भूमि का प्रावधान समाप्त कर दिया। इससे राज्य की आमदनी तो निश्चित रूप से बढ़ी, किंतु बहुत से अधिकारच्युत जमींदार दरिद्र बन गए। लॉर्ड डलहौजी ने भूमिपतियों के अधिकारों की जांच करने के लिए 1852 ईस्वी के एक्ट के अंतर्गत बंबई में इनाम कमीशन स्थापित किया। इनाम कमीशन ने दक्कन में लगभग 20,000 जमींदारियों को जब्त कर लिया। अवध के संबंध में जैक्सन की नीति थी कि वहां के तालुकदारों की भूमि के स्वामित्व अधिकारों यानी कि टिटलर की जांच की जाए तथा स्थानीय सैनिकों की छटनी की जाए। इन ब्रिटिश नीतियों से अवध में ब्रिटिश शासन के प्रति दुर्भावना एवं अविश्वास निरंतर बढ़ते गए और जैक्सन के समय में यह कटुता चरम की ओर बढ़ चली। जैक्सन की नीति के अंतर्गत ही अवध के नवाब के साथ ही पुलिस मजिस्ट्रेटों तथा अफसरों के पेंशन एवं भत्ते भी बंद हो गए। अवध की सेना को तोड़ दिया गया। फलस्वरूप पेशेवर सैनिक अपनी जीविका के साधन से वंचित हो गए। अतः यही सैनिक व तालुकदार अवध प्रदेश में विद्रोह के केंद्र बने। आर्थिक कारण क्या थे? इकोनॉमिक कॉजेज। भारत में अंग्रेजी शासन का मूल उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण था। अंग्रेजों के आने से पहले भारत एक कृषि प्रधान देश ही नहीं था, बल्कि यहाँ का उद्योग और व्यापार बहुत उन्नतशील दशा में था। भारत को विदेशों से अपार धन प्राप्त होता था। जब अंग्रेजों को शक्ति प्राप्त हुई तो उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को इंग्लैंड की औद्योगिक मांगों के अनुरूप ढाला। भारत का कच्चा माल न्यूनतम मूल्य पर इंग्लैंड भेजा जाने लगा और उसी कच्चे माल को विनिर्मित उत्पादों में बदलकर भारत में महंगे दामों पर बेचा जाने लगा। 19वीं सदी में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति शुरू हो चुकी थी। इस कारण भारतीय बाजारों में इंग्लैंड के औद्योगिक माल की बाढ़ सी आ गई। मशीन द्वारा निर्मित वस्तुएं सस्ती होती थी। इस कारण भारत का कुटीर और लघु उद्योग जो है समाप्त होने लगा। अब सामाजिक और आर्थिक कारण देखते हैं। सोशियो रिलीजियस कॉजेज। भारतीयों में आर्थिक और राजनीतिक शोषण से भी अधिक व्यापक असंतोष अंग्रेज अधिकारियों द्वारा भारतीयों के प्रति तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण तथा ईसाई मिशनरियों के आक्रामक धर्म प्रचार से उत्पन्न हुआ। सामाजिक दृष्टि से अंग्रेज अपने को उच्च नस्ल मानते थे और भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे। अंग्रेज न्यायाधीश की अंग्रेजों के प्रति पक्षपात करते थे। इस कारण अंग्रेजों के अपमानजनक दुर्व्यवहार के विरुद्ध भारतीयों को न्याय नहीं मिल पाता था। 1813 ईस्वी के कंपनी आदेश पत्र द्वारा ईसाई पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में आने एवं धर्म प्रचार करने की सुविधा प्राप्त हो गई। ब्रिटिश सरकार द्वारा पादरियों के समर्थन से हिंदू और मुसलमान दोनों ही अपने अपने धर्म के प्रति खतरा महसूस करने लगे।
भारतीयों को धर्म के लिए सबसे पहला खतरा ईसाई पादरियों द्वारा संचालित स्कूलों से महसूस हुआ। ईसाई मिशनरी हिंदू एवं मुस्लिम धर्म के बदले ईसाई धर्म की शिक्षा को बढ़ावा देते थे। सरकारी स्कूलों में बाइबल की शिक्षा अनिवार्य थी, जहां विद्यार्थियों को हिंदू धर्म के बदले ईसाई धर्म की सर्वोच्चता का पाठ पढ़ाया जाता था। इससे भारतीयों के मन में यह बात बैठ गई कि अंग्रेज उनके धर्म को भी नष्ट करना चाहते हैं। आंग्ल ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन मैजिलस ने घोषणा किया कि दैव योग से भारत का विस्तृत साम्राज्य ब्रिटेन को मिला, ताकि ईसाई धर्म की पताका भारत के इस छोर से दूसरे छोर तक फहरा सके। प्रत्येक व्यक्ति को शीघ्र समस्त भारतीयों को ईसाई बनाने के महान कार्य को पूर्णतः संपन्न करने में अपनी समस्त शक्ति लगा देनी चाहिए। मेजर एडवर्ड्स ने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उपदेश देश को ईसाई बनाना है। अंग्रेज मिशनरियों ने भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए शक्ति और धोखाधड़ी दोनों का प्रयोग किया। 1837 से 38 ईस्वी में जब अकाल पड़ा था तो मिशनरियों ने इसका पूर्ण लाभ उठाया और अधिक से अधिक संख्या में यतीमों को ईसाई बनाया। अमेरिकन मिशनरी सोसाइटी ने धर्म प्रचार की सामग्री एवं बाइबल के मुद्रण हेतु आगरा में मुद्रणालय प्रिंटिंग प्रेस लगाया। 1850 ईस्वी के जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम द कास्ट डिसएबिलिटीज रिमूवल एक्ट 1850 द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले लोगों को अपनी पैतृक संपत्ति का हकदार माना गया। अंग्रेजों की इस नीति ने भारतीयों को अंततः विद्रोह के लिए मानसिक रूप से तैयार कर दिया। यह अधिनियम लेक्स लोकी एक्ट के नाम से लोकप्रिय था। सैनिक कारण देखते हैं। मिलिट्री कॉजेज क्या थे? सभी कारणों राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक के बाद भी देश की जनता उस समय तक विद्रोह नहीं करती यदि भारतीय सैनिकों ने विद्रोह नहीं किया होता। भारत में अंग्रेजी सेना के दो भाग थे। एक भाग में अफसर तथा सैनिक दोनों ही अंग्रेज रहते थे तथा दूसरे भाग में अंग्रेज अफसर तथा भारतीय सैनिक होते थे। बंगाल, बंबई और मद्रास प्रांतों की अलग अलग सेनाएं थी। बंगाल सेनाध्यक्ष समस्त कंपनी की सेना का अध्यक्ष माना जाता था। बंगाल सेना के अधिकतर सैनिक अवध, वर्तमान उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से थे। उसमें अधिकतर ऊंची जाति के ब्राह्मण और राजपूत कुलों से संबंधित थे। वास्तव में उस समय अवध में शायद कोई ऐसा परिवार नहीं था जिसका कोई सदस्य सेना में ना रहा हो। केवल अवध के ही 75,000 सैनिक सेना में थे। भारतीय सैनिकों को चार्ल्स नेपियर ने उच्च जाति भाड़े के सैनिक कहा। बंगाल सेना के सैनिक अवध के समस्त सैनिक जनता की भावना को प्रकट करते थे। अवध के विलय के संबंध में मौलाना आज़ाद ने कहा कि अवध के विलय ने सेना में साधारणता और बंगाल सेना में विशेषता विद्रोही भावना प्रारंभ किया। उन्होंने सहसा यह अनुभव किया कि वह शक्ति जो कंपनी ने उसकी सेवा और बलिदान द्वारा प्राप्त की है, आज उन्हीं के राजा को समाप्त करने के लिए प्रयोग की जा रही है। डलहौजी के गवर्नर जनरल बनने के बाद उसके कार्यकाल में 3 प्रमुख सैनिक विद्रोह हुए थे। 1849 ईस्वी में 22वें NI का विद्रोह और सेकेंड नंबर 1850 ईस्वी में 66 NI का विद्रोह और थर्ड नंबर 1852 ईस्वी में 38वें NI का विद्रोह। 1806 से 1856 ईस्वी तक विभिन्न अवसरों पर भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों के दुर्व्यवहार के विरुद्ध विद्रोह किए। 1806 ईस्वी में वेल्लोर की मद्रास सेना ने एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहनने, दाढ़ी मुड़वाने तथा तिलक न लगाने के विरुद्ध विद्रोह किया। 1824 ईस्वी में बैरकपुर की छावनी में दोहरे भत्ते के बिना रंगून जाने के प्रश्न पर उपद्रव हुआ। धार्मिक विरोध एक बार 1824 ईस्वी में तब फिर उभरा जब प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध यानी कि 1824 से 26 ईस्वी के समय बैरकपुर की 47वीं रेजिमेंट को वर्मा जाने का आदेश दिया गया। हिंदू मान्यता के अनुसार समुद्र पार जाना उनके धर्म के विरुद्ध था, इसलिए सिपाहियों ने वर्मा जाने से इनकार कर दिया। आदेश का विरोध करने वाले सिपाहियों को फांसी पर चढ़ा दिया गया और रेजिमेंट भंग कर दी गई। बैरकपुर की सैनिक छावनी में यह विद्रोह 1824 ईस्वी में लॉर्ड एम हस्ट के कार्यकाल 1823 से 28 ईस्वी में हुआ था। इन सभी विद्रोहों को दबा दिया गया, लेकिन सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासनों के प्रति अविश्वास पैदा हो गया। 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग की सरकार ने सामान्य सेना भर्ती अधिनियम जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया, जिसके अनुसार भारतीय सेना के सभी भावी सैनिकों को यह स्वीकार करना होता था कि जहां कहीं भी समुद्र पार करके भी सरकार को आवश्यकता होगी वे वहीं कार्य करेंगे। इस कानून ने सैनिकों में असंतोष की मात्रा और बढ़ा दी। 1854 ईस्वी में अधिनियम
अधिनियम 17 द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई। इस प्रकार पदोन्नति से वंचित करना, वेतन की न्यून मात्रा, भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए समुद्र पार भेजा जाना तथा ऐसे अन्य कारण थे जिन्होंने भारतीय सैनिकों में असंतोष को जन्म दिया और वे विद्रोह के लिए विवश। तात्कालिक कारण देखते हैं, इमीडिएट रीजन। चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग को 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण माना जाता है। कैनिंग की सरकार ने दिसंबर 1856 में सैनिकों के प्रयोग हेतु ब्राउन बैज के स्थान पर एनफील्ड पैटर्न राइफल के प्रयोग का निर्णय लिया। इसमें कारतूस लगाने से पहले दांत से खींचना पड़ता था। चूंकि कारतूस में गाय और सुअर दोनों की चर्बी लगी हुई थी, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों ही भड़क उठे। इस नवीन राइफलों के प्रयोग का प्रशिक्षण सर्वप्रथम डमडम, अंबाला और सियालकोट में दिया जाना था। 26 फरवरी 1857 को बहरामपुर में 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाहियों ने अपनी अगली सुबह होने वाली परेड के लिए दी जा रही डेटोनेटर लेने से इनकार कर दिया। दंडस्वरूप कैनिंग ने इस पूरी टुकड़ी को भंग कर दिया। चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरुद्ध 29 मार्च 1857 को 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर की छावनी में विरोध की घटना घटी। देखिए 29 मार्च 1857, याद रखिएगा डेट भी, ठीक है। और 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बैरकपुर में, जिसमें बैरकपुर छावनी के 34वीं NI रेजिमेंट के मंगल पांडे नामक सिपाही ने चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने अपने अंग्रेज अधिकारियों सार्जेंट हॉडसन को गोली मारी तथा लेफ्टिनेंट बाग को गोली मारकर हत्या कर दी। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गाजीपुर अब बलिया जिले का रहने वाले थे। 6 अप्रैल 1857 को सैनिक अदालत के निर्णय के बाद 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई तथा उनकी रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। इस समय बैरकपुर में लेफ्टिनेंट जनरल सर जॉन बेनेट हेर्से ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर थे। विद्रोह का आरंभ और विस्तार, बिगिनिंग एंड स्प्रेड ऑफ द रिवोल्ट। मई 1857 में मेरठ के 99 सैनिकों ने इन कारतूसों के प्रयोग से इनकार कर दिया। इनमें से 85 सैनिकों को दंडित किया गया, किंतु 10 मई 1857 को मेरठ स्थित छावनी की 20 NI की पैदल टुकड़ी ने सर्वप्रथम खुला विद्रोह कर दिया। देखिए 10 मई 1857 मेरठ, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। अजीमुल्ला ने बिठूर में नाना साहेब के साथ मिलकर विद्रोह की योजना को अंतिम रूप देते हुए 31 मई 1857 को क्रांति का दिन निश्चित किया था। हालांकि विद्रोह 10 मई रविवार को शाम को आपका 5 से 6 बजे के मध्य ही प्रारंभ हो गया। विद्रोहियों ने अपने साथियों को मुक्त कराकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। उस समय जनरल हेविट के पास 2200 यूरोपीय सैनिक थे, परंतु उसने इस तूफान को रोकने का कोई प्रयास नहीं किया। विद्रोहियों ने 12 मई 1857 को दिल्ली पर अधिकार कर लिया तथा मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को पुनः दिल्ली का सम्राट घोषित कर दिया और बहादुर शाह ने कानून व्यवस्था अपने हाथ में ले ली। इसी उनकी सहायता के लिए एक सैन्य परिषद भी बनाई गई थी। विद्रोहियों द्वारा दिल्ली पर अधिकार करने के दौरान कंपनी का राजनीतिक एजेंट साइमन फ्रेजर मारा गया। विद्रोहियों द्वारा दिल्ली पर अधिकार के दौरान लेफ्टिनेंट बिलोवी, जो दिल्ली में शस्त्रागार का कार्यवाहक था, ने कुछ प्रतिरोध किया परंतु पराजित हुआ। दिल्ली में प्रतीक रूप में कहने को विद्रोह के नेता सम्राट बहादुर शाह थे, किंतु वास्तविक नियंत्रण एक सैनिक समिति के हाथों में थी जिसके प्रमुख जनरल बख्त खान थे। ठीक है, इन्होंने ही बरेली में सैनिकों का नेतृत्व किया था तथा उनको दिल्ली ले आए थे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने बख्त खान को साहिब आलम बहादुर का खिताब दिया था। किसे? बख्त खान को। ठीक है, किसने दिया? बहादुर शाह ने। दिल्ली के बाद कानपुर, लखनऊ, बरेली, जगदीशपुर यानी कि बिहार, झांसी, अलीगढ़, रोहेलखंड, इलाहाबाद तथा ग्वालियर में भी विद्रोह हुए। अब लखनऊ के बारे में देखते हैं। लखनऊ में विद्रोह का आरंभ 30 मई 1857 को हुआ। अपने अवयस्क पुत्र बिरजिस कादिर को नवाब घोषित कर बेगम हजरत महल द्वारा लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया गया। किसने किया? बेगम हजरत महल ने लखनऊ का नेतृत्व किया था। NCERT तथा लखनऊ डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर 1904 पेज 156 के अनुसार 30 मई, जबकि BL ग्रोवर की पुस्तक आधुनिक भारत का इतिहास तथा अन्य कुछ पुस्तकों के अनुसार 4 जून दिया गया है। लखनऊ में विद्रोह के दौरान वहां का चीफ कमिश्नर हेनरी लॉरेंस था।
ब्रिटिश रेजिडेंट हेनरी लॉरेंस ने सभी यूरोप निवासियों तथा लगभग 2000 राजभक्त ब्रिटिश सैनिकों के साथ रेजिडेंसी में शरण ली थी। इसी अंग्रेज रेजिडेंसी की रक्षा करते हुए सर हेनरी लॉरेंस की मृत्यु हो गई। हेनरी लॉरेंस की मृत्यु के बाद ब्रिगेडियर इंग्लिश ने नगर रक्षक सेना का कमान संभाला। उसने वीरतापूर्वक ब्रिटिश रेजिडेंसी की रक्षा की। सितंबर 1857 में हैवलॉक तथा आउट्रम भी ब्रिगेडियर की सहायता के लिए रेजिडेंसी पहुंचे। हैवलॉक एवं आउट्रम ने सम्मिलित रूप से लखनऊ को पुनः जीतने का प्रयत्न किया, किंतु असफल रहे। मार्च 1858 को कॉलिन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पूरा अधिकार कर लिया। लखनऊ पर पुनः अधिकार करने के दौरान नेपाल के राजा जंग बहादुर ने कैंपबेल की सहायता की। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। कानपुर में विद्रोह का प्रारंभ 5 जून 1857 को। यहाँ विद्रोहियों के नेता नाना साहब थे। ठीक है, कानपुर का नेतृत्व किन्होंने किया? नाना साहब ने किया था। नाना साहब को पेशवा घोषित किया गया। इंपीरियल गेजेटियर लखनऊ डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर पेज 157 के अनुसार विद्रोह का प्रारंभ 6 जून को, जबकि कानपुर डिस्ट्रिक्ट गेजेटियर के अनुसार 5 जून को हुआ था। नाना साहब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। विद्रोह के समय अपने परिवार के साथ बिठूर, जिला कानपुर, उत्तर प्रदेश में निवास कर रहे थे। नाना साहब का वास्तविक नाम धोंदू पंत था, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशवा बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए वार्षिक पेंशन मिलती थी। बाजीराव द्वितीय की मृत्यु 1851 ईस्वी के बाद उनको मिलने वाली पेंशन नाना साहब प्राप्त करने में असफल रहे, इसलिए ये अंग्रेजों से असंतुष्ट थे। विद्रोह के दौरान कानपुर में सैनिक छावनी के कमांडर जनरल हीलर थे। 27 जून 1857 को जनरल हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया। विद्रोहियों द्वारा अंग्रेजों को इलाहाबाद भेजने का आश्वासन दिया गया। जब अंग्रेज नावों पर चढ़कर इलाहाबाद के लिए रवाना हुए तो सती चौरा घाट पर उन पर गोलियां चलाई गई। इस घटना में अधिकांश अंग्रेज बंदी बनाए गए, किंतु कुछ बचकर निकल गए। विद्रोह के दौरान नाना साहब के सैनिकों द्वारा बीबीगढ़ नामक स्थान पर अंग्रेज स्त्रियों और बच्चों को बंदी बनाया गया था। कानपुर में विद्रोह के समय तात्या टोपे कमांडर इन चीफ ने नाना साहब की सहायता की। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तात्या टोपे मराठा गुरिल्ला युद्ध प्रणाली में निपुण एक योग्य योद्धा थे। अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। इन्हें क्रांतिदूत के नाम से भी जाना जाता है। विद्रोहियों ने नवंबर 1857 में कानपुर के समीप जनरल विहिंडम को परास्त किया। दिसंबर 1857 में कैंपबेल ने कानपुर पर अधिकार कर लिया। अब झांसी के बारे में देखते हैं। विद्रोहियों ने 5 जून 1857 को झांसी में विद्रोह किया। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व झांसी के अंतिम मराठा राजा गंगाधर राव की विधवा रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। इनका जन्म 19 नवंबर 1828 को गोलघर वाराणसी में हुआ था। 1853 ईस्वी में झांसी के शासक गंगाधर राय की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के अभाव में डलहौजी ने 1817 ईस्वी की संधि का उल्लंघन करते हुए झांसी का ब्रिटिश साम्राज्य में 1854 ईस्वी में विलय कर लिया था। B.L. ग्रोवर की पुस्तक में झांसी राज्य के विलय की तिथि 1853 दी गई, परंतु एनसीईआरटी में स्पष्टता 1854 का उल्लेख है। अमेरिकी लेखक जायस लेब्रा घेपमैन अपनी पुस्तक द रेनी ऑफ झांसी ए स्टडी इज फीमेल हीरोइज्म इन इंडिया में विस्तृत विवरण के साथ उल्लेख करते हैं कि नवंबर 1853 में गंगाधर राव की मृत्यु के बाद तुरंत राज्य का विलय नहीं हुआ। रानी की अनेक अपीलों के बाद मई 1854 में झांसी का ब्रिटिश राज में विलय हुआ। कानपुर के पतन के बाद तात्या टोपे भी झांसी की रानी से जा मिले। दोनों ने मिलकर बहादुरी के साथ अंग्रेजों से युद्ध किया। होरोज के युद्ध का मूल स्थान मऊ में था। होरोज जनवरी 1858 ईस्वी में अपने सैनिकों के साथ झांसी के लिए रवाना हुआ। झांसी की सुरक्षा को असंभव समझकर रानी लक्ष्मीबाई अपने कुछ साथियों के साथ कालपी पहुंची। होरोज ने 3 अप्रैल 1858 को झांसी पर अधिकार कर लिया। 22 मई 1858 को अंग्रेजों ने कालपी पर भी अधिकार कर लिया। कालपी पर अंग्रेजों के अधिकार के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे के साथ ग्वालियर की ओर प्रस्थान किया तथा 1 जून को ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। ग्वालियर का राजा अंग्रेजों का सहायक था। ग्वालियर के दुर्ग की रक्षा करते हुए 17 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। होरोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर जनरल होरोज ने कहा था कि भारतीय क्रांतिकारियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है।
ग्वालियर में ही महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बाद तप्त्या टोपे ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना गोरिल्ला युद्ध जारी रखा। बाद में वे नेपाल चले गए। वहाँ सिंधिया के एक सामंत मानसिंह के विश्वासघात के कारण पकड़े गए। विद्रोह और हत्या के अभियोग में 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को उन्हें फांसी दे दी गई। बिहार में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह थे। ठीक है, बिहार का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। कुंवर सिंह बहुत बड़े जमींदार थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। वह अंग्रेज अधिकारियों के सहयोग से अपनी जमींदारी का प्रबंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सौंपना चाहते थे, लेकिन उनका यह प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। इससे कुंवर सिंह दिवालियेपन की स्थिति में पहुंच गए। बिहार में सबसे पहला सैनिक विद्रोह दानापुर में हुआ। यहाँ विद्रोह करने के बाद विद्रोहियों ने जगदीशपुर भोजपुर में डेरा डाला और कुंवर सिंह को विद्रोह का दायित्व सौंपा। उस समय कुंवर सिंह की आयु 80 वर्ष थी। विपिन चंद्र की पुस्तक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष के अनुसार 80 वर्ष, जबकि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च की डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स वॉल्यूम 4 पेज नंबर 217 के अनुसार कुंवर सिंह का जन्म 1782 ईस्वी में हुआ था। इस आधार पर उनकी उम्र 75 वर्ष थी। विद्रोह के समय कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा गया। कुंवर सिंह ने अपने विद्रोह का झंडा बिहार से बाहर रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा तथा लखनऊ तक फहराया। युद्ध में घायल होने के कारण अप्रैल 1858 में कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई। कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे लंबे समय तक 1 वर्ष तक संघर्ष किया था। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध को जारी रखा, परंतु वे अंग्रेजों के सामने टिक नहीं पाए और उन्होंने जगदीशपुर छोड़कर भागना पड़ा। अंत में पटना डिवीजन कमिश्नरी के कमिश्नर विलियम टेलर और बंगाल फौज के मेजर विंसेंट आयर द्वारा विद्रोह को दबा दिया गया। बिहार में भोजपुर, दानापुर, गया, पटना, मुजफ्फरपुर तथा शाहाबाद विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फैजाबाद के बारे में देखते हैं। फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्लाह डंका शाह ने किया। मौलवी अहमदुल्लाह मूलतः तमिलनाडु अरकाट के रहने वाले थे, किंतु फैजाबाद में आकर बस गए थे। विद्रोह के दौरान अहमदुल्लाह ने विद्रोह को जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी तथा विभिन्न धर्मानुयायियों से आह्वान किया कि सारे लोग अंग्रेज काफिर के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। अहमदुल्लाह के बारे में थॉमस सीटन ने कहा था कि अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाला वह व्यक्ति विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। अहमदुल्लाह की गतिविधियों से अंग्रेज इतना भयभीत हो गए थे कि उन्हें पकड़ने के लिए 50,000 रुपये का नगद इनाम घोषित किया। 5 जून 1858 को अवध रुहेलखंड सीमा पर पोवाया में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। रुहेलखंड में खान बहादुर खान ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। खान बहादुर खान रुहेला सरदार हाफिज रहमत खान के पौत्र थे। वे अंग्रेजों के विरुद्ध वीरता पूर्वक लड़े, किंतु अंततः उन्हें हिमालय की तराई के जंगलों में शरण लेनी पड़ी। उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया तथा उन पर मुकदमा चलाकर फरवरी 1860 ईस्वी में फांसी दे दी गई। असम में 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय वहां के अंतिम राजा के दीवान मनीराम दत्त ने असम के अंतिम राजा के पोते कर्दपेश्वर सिंह को राजा घोषित कर विद्रोह की शुरुआत की। किसने? मनीराम दत्त ने असम का नेतृत्व किया था, किंतु अंग्रेजों ने शीघ्र ही कर्दपेश्वर सिंह, मनीराम दत्त तथा अन्य लोगों को गिरफ्तार कर लिया और विद्रोह को दबा दिया। मनीराम दत्त पर मुकदमा चला, उन्हें फांसी दे दी गई। उड़ीसा में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध विद्रोह हुआ। उड़ीसा संबलपुर में सुरेंद्र शाही और उज्ज्वल शाही ने विद्रोह का नेतृत्व किया। विद्रोह के आरंभ के समय दोनों राजकुमार सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही बिहार के हजारीबाग जेल में कैद थे। अब विद्रोह का दमन देखते हैं। आपका अंग्रेजों ने सबसे पहले दिल्ली को अपने कब्जे में करने की योजना बनाई। पंजाब से सहायता के लिए सेनाएं बुलाई गईं। सर जॉन लॉरेंस ने निकोलसन नामक एक साहसी अफसर के अधीन पंजाब से अतिरिक्त सेना भेजी, जिसमें कुछ सिख भी थे। अंग्रेजों द्वारा दिल्ली विजय में पंजाब के सिख तथा अन्य सैनिकों का अधिक योगदान था। सर हेनरी वार्नाड तथा ब्रिगेडियर विल्सन की संयुक्त सेनाओं ने दिल्ली को घेर लिया। निकोलसन ने कश्मीरी गेट पर अधिकार कर नगर में प्रवेश किया। 6 दिनों में के घमासान युद्ध के बाद 20 सितंबर 1857 को अंग्रेजों का दिल्ली पर अधिकार हो गया। इसी युद्ध में जॉन निकोलसन की मृत्यु हो गई। दिल्ली पर पुनः अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली को पूरी तरह से लूटा। बहुत से निर्दोष लोग मौत के घाट उतार दिए गए। प्रसिद्ध उर्दू कवि गालिब को उस समय दिल्ली में थे गालिब जो उस समय दिल्ली में थे ने शोकाकुल होकर लिखा, यहाँ मेरे सामने रक्त का विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे अभी और क्या देखना है। बहादुर शाह द्वितीय ने भागकर हुमायूं के मकबरे में शरण ली। लेफ्टिनेंट हडसन ने वहां उनका पीछा किया और गिरफ्तार कर लिया। लेफ्टिनेंट हडसन ने बहादुर शाह द्वितीय के 2 पुत्रों मिर्जा मुगल, मिर्जा ख्वाजा सुल्तान तथा एक पौत्र मिर्जा अबू बकर की गोली मारकर हत्या
बहादुर शाह द्वितीय के ऊपर मुकदमा चलाया गया, उन्हें दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी गई। बहादुर शाह द्वितीय को उनकी बेगम जीनत महल के साथ रंगून वर्तमान यांगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 7 नवंबर 1862 को उनकी मृत्यु हो गई। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा अच्छे से। लखनऊ क्रांति का एक प्रमुख केंद्र था। हैवलॉक और आउट्रम ने लखनऊ पर पुनः अधिकार करने के प्रयत्न किए किंतु असफल रहे। मार्च 1858 में कालीन कैंपबेल ने गोरखा रेजिमेंट की सहायता से लखनऊ पर पुनः अधिकार कर लिया। अंग्रेजों से परास्त होने के बाद बेगम हजरत महल नेपाल चली गईं। कानपुर में विद्रोह का आरंभ 5 जून 1857 को हुआ। व्हीलर ने आत्मसमर्पण कर दिया, किंतु कैंपबेल ने 6 दिसंबर 1857 को कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। नाना साहब लगातार पराजय का सामना करने के बाद बचकर नेपाल चले गए। नाना साहब मरते दम तक अंग्रेजों का विरोध करते रहे। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मेरे और अंग्रेजों के बीच लड़ाई जारी रहेगी, चाहे मुझे मार दिया जाए या कैद कर लिया जाए या फांसी दे दी जाए, पर मेरे हर बात का जवाब तलवार से दूंगा। विद्रोह के समय तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। इलाहाबाद और बनारस में भी विद्रोह हुए, किंतु कर्नल नील द्वारा उसे दृढ़तापूर्वक दबा दिया गया और अंग्रेजों का अधिकार बना रहा। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम में विद्रोहियों का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया था, इलाहाबाद का, ठीक है। फैजाबाद में जनरल रेनार्ड द्वारा विद्रोह को नियंत्रित किया गया तथा बरेली में विंसेंट आयर द्वारा। जगदीशपुर बिहार पर विलियम टेलर ने पुनः अधिकार स्थापित कर लिया तथा दिसंबर 1858 तक विद्रोह पूरी तरह दबा दिया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय विस्कांट पामस्टन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। विद्रोह की असफलता का क्या कारण था? कॉजेज ऑफ द फेल्योर ऑफ द रिवोल्ट। 1857 के विद्रोह के आरंभ में विद्रोहियों को कुछ सफलता मिली, परंतु शीघ्र ही इसे अंग्रेजों द्वारा कुचल दिया गया। प्रमुख नेताओं को समाप्त होते ही विद्रोह भी समाप्त हो गया। इस आंदोलन की असफलता के कुछ कारण निम्नलिखित। पहला कारण था असफलता, योग्य नेतृत्व का अभाव। विद्रोह की असफलता का सबसे प्रमुख कारण योग्य नेतृत्व का अभाव था। विद्रोही नेता एकजुट होकर विद्रोहियों का नेतृत्व नहीं कर सके। जिस समय विद्रोहियों ने बहादुर शाह द्वितीय को बादशाह घोषित किया, उस समय उनकी आयु 82 वर्ष थी। उनके पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वह इस विद्रोह को दिशा दे सके। विद्रोह के अन्य नेता अपनी अपनी इच्छानुसार अपने अपने राज्यों की रक्षा करने में व्यस्त थे। उनमें बहादुरी एवं वीरता की भावना थी, किंतु योग्य सेनापति के गुण का अभाव था। जॉन लॉरेंस ने कहा कि यदि उनमें विद्रोहियों में एक भी योग्य नेता रहा होता तो हम सदा के लिए हार जाते। विद्रोह का सीमित स्वरूप दूसरा है आपका कारण। यह विद्रोह मुख्यतः रुहेलखंड, अवध, दिल्ली, मध्य भारत, बिहार और कुछ हिस्सों में तथा उत्तर भारत के थोड़े से भाग तक ही सीमित रहा। देश के एक बहुत बड़े भाग बंगाल, पंजाब, कश्मीर, उड़ीसा तथा दक्षिण भारत इससे अछूता रहा। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने सीमित क्षेत्रों में होने वाले इस विद्रोह को कुचल दिया। तीसरा कारण देशी नरेशों एवं सामंतों का राजभक्त बने रहना। विद्रोह के समय अनेक शक्तिशाली नरेशों ने विद्रोहियों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया। सिखों, गोरखों ने इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की। इतिहासकारों तथा लेखकों का एक वर्ग दावा करता है कि यह विद्रोह व्यापक तथा सुसंगठित षड्यंत्र का परिणाम था। इसके प्रमाण में वे चपातियों तथा लाल कमल के फूलों को गांव-गांव पहुंचाने की घटनाओं तथा घुमक्कड़ सन्यासियों, फकीरों एवं मदारियों के प्रचार का उल्लेख करते हैं। यद्यपि इन दावों की सत्यता संदेहास्पद है। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संघर्ष में ग्वालियर के सिंधिया ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी। संगठन का अभाव था चौथा कारण। 1857 ईस्वी का विद्रोह बिना किसी पूर्ण निश्चित योजना के ही आरंभ हो गया। विद्रोह के दौरान भी विद्रोहियों की कोई निश्चित एवं क्रमबद्ध योजना या केंद्रीय संगठन नहीं था। निश्चित उद्देश्य की कमी, लैक ऑफ डेफिनेट एम। क्रांतिकारियों का कोई निश्चित लक्ष्य भी नहीं था। विद्रोह में भाग लेने वाले अपने अपने स्वार्थों की पूर्ति हेतु ही इसमें शामिल हुए थे। उनके सामने कोई निश्चित उद्देश्य नहीं था। निश्चित उद्देश्य के बिना क्रांतिकारी योजनाबद्ध ढंग से विद्रोह को दिशा नहीं दे पाए और अंत में विद्रोह को कुचल दिया गया। जन समर्थन का अभाव, लैक ऑफ पब्लिक सपोर्ट, आपका ये छठा कारण था। विद्रोह की विफलता का एक प्रमुख कारण जन समर्थन का अभाव भी था। शिक्षित वर्ग, व्यापारी, बनिया वर्ग ने विद्रोहियों का साथ नहीं दिया। सातवां कारण था राष्ट्रीय भावना का अभाव, लैक ऑफ नेशनल स्पिरिट। यद्यपि कि अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह के पहले से ही भारतीयों के मन में असंतोष था, किंतु यह असंतोष भारतीय भावना के रूप में विकसित नहीं हो पाया था। बंगाल, पंजाब, राजपूताना, पटियाला
जिंद, हैदराबाद, मद्रास आदि ऐसे क्षेत्र थे जो विद्रोह से अछूते रहे। यहाँ के शासकों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की। बंगाल के जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की मदद की। 1857 के विद्रोह में व्यापारी वर्ग, शिक्षित वर्ग तथा कुछ अंग्रेजी शासक समर्थक भारतीय शासकों ने भाग नहीं लिया। आठवां कारण था अंग्रेजों का कुशल सैन्य संचालन, द एफिशिएंट मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ब्रिटिश। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय अंग्रेजों के पास निकलसन, आउट्रम, हैवलॉक तथा कैंपबेल जैसे योग्य सेनापति थे। उनके सक्षम विद्रोही टिक नहीं सके और अंत में अंग्रेजों ने विद्रोह को पूरी तरह से कुचल कर तात्कालिक ब्रिटिश भारत का पुनः अधिकार कर लिया। अंग्रेजों की मजबूत आर्थिक स्थिति एवं युद्ध सामग्री तक बेहतर पहुंच, अंग्रेजों द्वारा तार जैसी बेहतर संचार व्यवस्था का प्रयोग। विद्रोह का स्वरूप क्या था? द नेचर ऑफ रिवोल्ट। 1909 में लंदन में प्रख्यात क्रांतिकारी वी.डी. सावरकर की पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के प्रकाशित होने से लेकर आज तक राष्ट्रवादियों तथा इतिहासकारों के बीच 1857 के विद्रोह का स्वरूप और विशेषताएं विवाद का विषय हैं। विवाद के केंद्र बिंदु में तीन विचारधारा हैं। पहला है यह विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, दूसरा है यह एक राष्ट्रीय संघर्ष या स्वतंत्रता संघर्ष था, तीसरा है यह केवल सामंती असंतोष तथा प्रतिक्रिया का प्रदर्शन था। जॉन लॉरेंस तथा सीले के अनुसार यह केवल सैनिक विद्रोह था और कुछ नहीं। कुछ यूरोपीय इतिहासकारों ने इस विद्रोह को एक उग्र तथा धार्मिक संग्राम की संज्ञा दी। ALER रिच के अनुसार यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। T.R. होम्स के अनुसार यह बर्बरता तथा सभ्यता के विरुद्ध युद्ध था। जेम्स आउट्रम और टेलर ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। आउट्रम के अनुसार यह मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया। कुछ इतिहासकारों ने इस विद्रोह की व्याख्या स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रवादी संघर्ष के रूप में की। बेंजामिन डिजरेली ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। बेंजामिन डिजरेली इंग्लैंड में समकालीन रूढ़िवादी दल के प्रमुख नेता थे। वी.आर. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के इस विद्रोह को सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। R.C. मजुमदार ने अपनी पुस्तक द सिपॉह म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 में कहा कि तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो पहला ही, ना ही राष्ट्रीय तथा ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। डॉक्टर सेन ने अपनी पुस्तक 1857 में आंशिक रूप से अपना मत प्रकट करते हुए कहा कि जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में शुरू हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार S.N. सेन थे। कुछ मार्क्सवादी विचारधारा के इतिहासकारों ने 1857 ईस्वी के विद्रोह की व्याख्या विदेशी एवं सामंती गुलामों के विरुद्ध सैनिकों और किसानों के संयुक्त लोकतांत्रिक संघर्ष के रूप में की। 1857 ईस्वी के विजय के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाले प्रथम भारतीय सैयद अहमद खान थे, जिनकी पुस्तक असबाब-ए-बगावत-ए-हिंद 1859 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि इस विद्रोह के स्वरूप को वर्गीकृत करना कठिन है। यह विद्रोह साम्राज्यवाद विरोधी और राष्ट्रवादी था। हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही इसमें समान रूप से भाग लिया। सैनिक और नागरिक दोनों वर्ग समांतवादी साम्राज्यवादी शासकों को उखाड़ फेंकना चाहते थे। तथापि इसमें राष्ट्रीयता तथा राष्ट्र तत्व की संकल्पना बिल्कुल नहीं थी। महत्वपूर्ण पुस्तकें देख लेते हैं। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वी.डी. सावरकर द्वारा लिखी गई। द ग्रेट रेबेलियन अशोक मेहता द्वारा। द सिपॉल म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 R.C. मजुमदार द्वारा। 1857 ये आपका S.N. सेन द्वारा लिखी गई। विद्रोह का परिणाम आपका रिजल्ट्स ऑफ रिवोल्ट। विद्रोह का परिणाम क्या हुआ? 1857 ईस्वी का विद्रोह असफल रहा, फिर भी इसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने भारत में फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। सैनिक और असैनिक प्रशासन में मुख्य पदों पर यूरोपीय नियंत्रण कड़ा कर दिया गया। इसके तात्कालिक और दूरगामी परिणाम भी महत्वपूर्ण रहे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद अंग्रेजी शासक के स्वरूप में मूलभूत परिवर्तन हुआ। 2 अगस्त 1858 में ब्रिटिश सामग्री ने भारत सरकार अधिनियम 1858 अनुमोदित किया। महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति की घोषणा कर दी। सरकार ने प्रशासनिक नियंत्रण कंपनी से लेकर भारतीय राज्य सचिव सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया को सौंप दिया। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ब्रिटिश राजमुकुट के प्रतिनिधि के रूप में अब भारत पर शासन करने लगा। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय
इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। इन 15 सदस्यों में से 7 ईस्ट इंडिया कंपनी का भूतपूर्व संचालकों द्वारा एवं 8 ब्रिटिश सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते थे। इस काउंसिलिंग का कार्य राज्य सचिव को सलाह देना था, परंतु राज्य सचिव काउंसिलिंग के सलाह के विरुद्ध भी निर्णय कर सकता था। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में आयोजित दरबार में कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा। इस घोषणा पत्र के अंतर्गत लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। महारानी के घोषणा पत्र को भारतीय जनता का महान अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा माना गया है। घोषणा पत्र में यह घोषित किया गया कि भारतीय प्रशासन के अधिग्रहण के अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार भारत में विस्तारवादी और साम्राज्यवादी नीति का पालन नहीं करेगी। स्थानीय राजाओं के अधिकारों, उनके सम्मान एवं गौरव की रक्षा की जाएगी। 1858 में स्थापित भारत सचिव और इंडिया काउंसिल को गृह सरकार के नाम से पुकारा जाता था। 1858 ईस्वी के घोषणा पत्र में यह विश्वास दिलाया गया कि हमारी प्रजा किसी भी जाति अथवा धर्म की क्यों ना हो, स्वतंत्र रूप से बिना किसी भेदभाव की हमारी सेवा तथा पदों पर नियुक्त की जाएगी। इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए 1861 ईस्वी में भारतीय जनपद सेवा अधिनियम इंडियन सिविल सर्विस एक्ट बनाया गया, जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ष लंदन में एक प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी ताकि संस्रावित जनपद सेवा में भर्ती की जा सके। विद्रोह के लिए भारतीय सैनिकों को उत्तरदायी माना गया। इसी कारण सेना का पूर्णतः पुनर्गठन किया गया। सेना का गठन विभाजन और प्रतितुलन की नीति पर किया गया। 1858 ईस्वी में सरकार ने सैनिक पुनर्गठन के लिए पील कमीशन की नियुक्ति की। याद रखिएगा, 1858 में पील कमीशन का गठन किया गया। इस कमीशन की सिफारिश के आधार पर भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई तथा यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। सेना और तोपखाने के महत्वपूर्ण पदों से भारतीयों को हटा दिया गया। महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा का भार अंग्रेजी सेना को दे दिया गया। जनरल पील सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वार में यह तथ्य स्पष्ट है। सैनिकों की भर्ती हेतु एक रॉयल कमीशन गठित हुआ तथा बड़ी कुटिलता से फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए सेना के रेजिमेंटों को जाति, समुदाय और धर्म के आधार पर विभाजित किया गया। विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का चयन गोरखा, सिख एवं पंजाब के उत्तर प्रांत से किया, क्योंकि अवध एवं बिहार के सैनिकों ने विद्रोह को भड़काने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसलिए ब्रिटिश सरकार इन्हें संदेह की नज़र से देखती थी। 1861 ईस्वी में सेना सम्मिश्रण योजना के अनुसार कंपनी की यूरोपीय सेना सरकार को हस्तांतरित कर दी गई। भारतीय और यूरोपीय सैनिकों के अनुपात के लिए एक साधारण सूत्र बनाया गया, जिसमें बंगाल प्रेसिडेंसी में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 का होना निर्धारित किया गया। मद्रास तथा बंबई में यह अनुपात 1:3 निर्धारित किया गया। भारतीय लोगों के प्रति फूट डालो और राज करो की नीति का अनुसरण किया गया। मुसलमानों के प्रति तुष्टीकरण की नीति का अनुसरण किया गया, जिसका परिणाम भारतीय राष्ट्रवाद के लिए विनाशकारी हुआ। विजय और विलय की नीति को त्याग कर देशी राज्यों के शासकों को गोद यानी कि उत्तराधिकारी के लिए लेने की अनुमति मिल गई, परंतु इन देशी राज्यों के शासकों की स्थिति को हटाकर विशेषाधिकार युक्त अधीनस्थ और आश्रित शासक बना दिया गया। ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की रक्षा के लिए देशी राज्यों के शासकों, जमींदारों, भूस्वामियों और व्यापारियों जैसे रूढ़वादी और प्रतिक्रियावादी तत्वों को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया। इस प्रकार 1857 ईस्वी के विद्रोह ने एक नए युग का बीज बोया। प्रादेशिक विस्तार के स्थान पर अब आर्थिक शोषण का युग आरंभ हुआ। अंग्रेजों के लिए सामंतवादी युग का सदा के लिए अंत हो गया। इस विद्रोह का परिणाम जो भी हो, शीघ्र ही यह भारत में शक्तिशाली अंग्रेजी साम्राज्य की चुनौती का प्रतीक बन गया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उदय और विकास के लिए प्रेरणा स्रोत बना। वायसराय कैनिंग के समय में 1861 ईस्वी का इंडियन काउंसिल एक्ट, 1861 का इंडियन हाईकोर्ट एक्ट तथा 1861 ईस्वी का इंडियन सिविल सर्विस एक्ट पारित किया गया। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी इसी तरह की, ताकि हम और वीडियो अपलोड करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।